सकते हैं ना। तो बोलता है ठीक है, आप बोल रहे हैं भगवान होता है, वो सारी सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता होना चाहिए, तो हैं तो दिखाओ, है कि नहीं? भगवान है तो हमें दिखाओ, दिखाओगे तो विश्वास करेंगे, पहले इस्तेमाल करें ऐसा बोलते हैं पहले दिखाएंगे तभी हम विश्वास करेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे भगवान के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। पहले यहाँ पे कुछ बताया गया कि कैसे वैदिक शास्त्र हैं उसमें कैसे जो बातें बताई गई हैं वो एकदम परफेक्ट बातें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे इनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। ये व्यक्ति किस लिए फेमस है मालूम है आपको? किस लिए? हाँ, बहुत अच्छा। जगदीश चंद्र बोस ने प्रूव किया कि पेड़ों के अंदर जीवन होता है। उससे पहले साइंटिस्ट क्या मानते थे? निर्जीव प्राणी है। लेकिन हमारे शास्त्रों में शुरू से ही बताया गया है कि चर तथा अचर प्राणी होते हैं, मूविंग और नॉन मूविंग स्थायी प्राणी होते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही ये है भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे माता के गर्भ में शिशु 1 महीने में कैसा दिखता है, 2 महीने में कैसा दिखता है, उसके हाथ पैर कब डेवलप होते हैं, आंखें कब बनती है, उसका ब्रेन कब बनता है, तो वो सब चीजें जो हैं हमारे श्रीमद् भागवतम नाम के ग्रंथ में 3rd कैंटो 3रे स्कंद के 31वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि पहले दिन कैसा देखता है बच्चा माता के गर्भ में, 5वें दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, पूरा क्या बताया है, विस्तार से बताया है कि नहीं? तो और अगर उसको कंपेयर किया जाए मॉडर्न मेडिसिन से तो हूबहू सेम मिलता है। तो मॉडर्न मेडिसिन के पास तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इतना सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करके फिर अभी वो बता पाते हैं कि वास्तविकता में भ्रूण के अंदर, माता के गर्भ के अंदर बच्चा कैसे विकास होता है उसका, वो बता पा रहे हैं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र कम से कम कितने साल पुराने हैं? हाँ, कम से कम 5000 साल। ये तो मॉडर्न साइंस भी मानती है, कम से कम 5000 साल पुराने। अब सोचिए 5000 साल पूर्व उनके पास कौन से एडवांस इंस्ट्रूमेंट थे जो माता के अंदर, गर्भ के अंदर कैसे भ्रूण का विकास हो रहा है वो बता पा रहे हैं। एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो मॉडर्न साइंस बता रही है उससे, है कि नहीं? गाय का गोबर और गाय के उत्पाद, काउ प्रोडक्ट्स जो है, उसका बेनिफिट जो है हम धीरे धीरे अवेयर होते जा रहे हैं उससे। पहले कई बार लोग मजाक उड़ाते थे, अरे क्या तुम गोबर से घर की लिपाई कर देते हो, ये सब क्या है, बैकवर्ड है, रूढ़िवादी विचार है। अभी अभी कहाँ पहुंच गया, हम चांद पे पहुंच गए और तुम गोबर से घर लिप रहे हो। इस तरीके से लोग मजाक उड़ाते हैं कई बार हिंदुओं का कि गौमूत्र और गोबर वाले लोग हैं। इस तरीके से वेस्टर्न लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का। लेकिन अभी उनको पता पड़ रहा है कि काउ डंग के अंदर क्या आता है, एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं, मॉडर्न रिसर्च करके पता पड़ा। या फिर एक घटना हुई थी भोपाल में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, सुना है आपने? किस किसने सुना है? 1884 में। उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, नहीं? और मरने के बाद भी रेडिएशन का इफेक्ट इतना था कि लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा था उसका, है ना? लेकिन एक वहां पे आश्चर्यजनक घटना देखी गई कि जिन घरों के दीवारों पे गाय से लिपी, गोबर से लिपी हुई थी, उन घरों में रेडिएशन का इफेक्ट नहीं हुआ। तो क्या पता पड़ा कि जो काउ डंग है, गोबर है, उसके अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने भी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इसलिए आप एंटी रेडिएशन चिप बना रहे हैं, मोबाइल के पीछे लगा रहे हैं। वो किससे बनी है चिप? गोबर से।
गोबर को थोड़ा सा कवर कर देते हैं सिल्वर पेपर में ताकि दिखने में अच्छा लगे, और उसको मोबाइल के पीछे चमका, क्योंकि मोबाइल के रेडिएशन भी हमें इफेक्ट करते हैं, इसलिए खास करके बच्चों को रिकमेंड किया जाता है कि नहीं यूज करें। 14 साल के बच्चों तक तो एटलीस्ट मोबाइल को नहीं देना ही अच्छा है ना, क्योंकि वो उनके ब्रेन डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले ही है। गोबर की पवित्रता, लिपाई करना, ये सब हमें पहले से ही पता है, एंटीसेप्टिक क्वालिटी, तभी शास्त्रों में यूज करते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद, योग, योग से जब योगा बन गया तो पूरा श्रेष्ठ है समाज से उसको स्वीकार करने लग गए। तो योग पहले से ही था। वैदिक मैथमेटिक्स, कॉस्मोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक आर्ट्स, मेटलर्जी, विमान शास्त्र, संस्कृत भाषा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू नेम इट दे हैव इट। जिस भी प्रकार का आपको ज्ञान चाहिए आपको शास्त्रों से मिल जाता है। समझ पाए? ये वैदिक मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल था कि अभी कितने डिजिट थे, 3 by 3 डिजिट्स, उसको मल्टीप्लाई करने जाए तो कितने स्टेप्स लगेंगे, लेकिन उन्होंने सिंपल लाइंस खींच के उसका उत्तर ढूंढ के दिया। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं वैदिक मैथमेटिक्स आजकल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे, पहले हम एक स्टोरी देखेंगे, 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे व्यक्ति की एक कहानी सुनेंगे। फिर हम देखेंगे ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके क्या हो सकते हैं। फिर कैसे हमें 4 दोष जो हैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से रोकते हैं, और कैसे वैदिक ज्ञान जो है हमें जो है पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। ये हम सब विषयों को चर्चा करेंगे। तो ये आप लोगों ने बचपन में भी कहानी सुनी होगी कि एक गांव था जिसमें 6 अंधे व्यक्ति थे। उन्होंने पहली बार उनके गांव में क्या आई, एलिफेंट, हाथी आई। सब लोग उत्सुक थे जानने के लिए कि हाथी कैसा होता है, जानना चाहिए हमें। तो ये 6 अंधे व्यक्ति पहुंचे हाथी के पास। पहला व्यक्ति क्या करता है, हाथी की सूंड पकड़ता है और क्या बोलता है, हाथी कैसा होता है, सांप जैसा होता है। दूसरे ने क्या पकड़ी है, उसकी पूंछ पकड़ी, वो क्या बोलता है, हाथी कैसा होता है, हाँ, रस्सी जैसा होता है। तीसरे ने कान पकड़ा, उसने क्या बोला, हाथी कैसा होता है, पंखे जैसा या फरसे जैसा, एक्स जैसा। चौथे व्यक्ति ने उसके पेट को पकड़ा, उसको क्या लगा, हाथी कैसा होता है, हाँ, एकदम फ्लैट दीवार जैसा मजबूत। पांचवें ने क्या पकड़ा, उसके दांत पकड़े, उसको कैसा लगा, हाथी कैसा होता है, हाँ, नोकीला तीर जैसा होता है।
और छठे ने पकड़ा है उसका पैर, उसको कैसा लगा? हाथी कैसा होता है? हाँ, पिलर के जैसा या वृक्ष के तने के जैसा। अब आपसे ये प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि वे हाथी के बारे में संपूर्ण, ठीक है, इससे पहले ये पूछता हूँ, ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत? हाँ, कौन कौन बोलते हैं कि गलत बोल रहे हैं प्रभु जी? अच्छा, किनको लगता है नहीं सही बोल रहे हैं उनके दृष्टिकोण से? दोनों में ही हाथ ऊपर। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? उनके दृष्टिकोण से सही बोल रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं नॉलेज है उनको, है ना? ठीक है, उनका हाथी का पैर कैसा होता है? वृक्ष के तने के जैसा होता है, सही है, लेकिन संपूर्ण हाथी का उनको ज्ञान अभी भी नहीं है। तो उनको संपूर्ण ज्ञान कैसे मिल सकता है? तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, एंड ऑफ दिस स्लाइड शो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं भूल जाऊं तो आप बताइएगा। ये स्टोरी को याद रखिएगा, इससे क्या बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम डिराइव करने वाले हैं इस स्टोरी से। तो अभी हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके। हमने चर्चा किया कि ठीक है, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा इस शरीर को चला रही है, वैसे ही परमात्मा इस संसार को चला रहे हैं। और चैलेंज आता है कि ठीक है पर भगवान है तो दिखाओ हमें। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करने के तरीके क्या होते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, कि सामने देख के विश्वास करना। आंखों से देखेंगे, कान से सुनेंगे, इस तरीके से हम नॉलेज एक्वायर करेंगे, पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अनुमान प्रमाण, है ना, कि जैसे यहाँ पे एक काला सा डब्बा रखा है, उसको देखा हमने, समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो उसमें कुछ डाला और वहां से कुछ निकला, बोले शायद ये डब्बा ऐसा होगा या वैसा होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। अनुमान से क्या करते हैं? हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, राइट? और तीसरा तरीका है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या होता है? सुन के, है ना, जैसे बच्चा कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? छोटा होता है, माता बोलती है बेटा ये खाने की चीज है, ये खा लो, इसको छूना मत, चोट लग जाएगी, ये टेबल है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं। सुन के, शब्द प्रमाण। 3 तरीके होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। पहले हम तरीके को लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इसमें क्या करते हैं हम? जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस, आंख, नाक, कान, जीवा, और इनके माध्यम से जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, उससे हम ज्ञान लेते हैं। लेकिन प्रश्न है, क्या देखने से हमें पूर्ण ज्ञान मिल सकता है क्या? हाँ, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हाँ, रेल की पटरी दूर जाके क्या हो रही है? आपस में मिल रही है। अब रेल की पटरी आपस में मिल गई तो हम अपने संबंधियों से नहीं मिल पाएंगे। है कि नहीं? तो हमारी आंखें क्या हो रही है यहाँ पे? गलत नॉलेज है। देख के भी हम विश्वास, अरे रेल की पटरी थोड़ी मिलती है, वो तो ऐसे ही चलती रहती है, देख के भी विश्वास नहीं कर रहे हैं हम, है ना? या कभी सर्कस में आप में से कौन कौन गए हैं? ऐसे अलग अलग आईने होते हैं ना, कहीं पे मोटा देखते हैं, कहीं पे लंबा, कहीं पे चेहरा टेढ़ा हो जाता है। देख के क्या करते हैं? हंसते हैं हमारे, अरे देखो कितना अजीब प्रकार का आईना है। हम विश्वास नहीं करते देख के, अरे मेरा ऐसा चेहरा हो गया, मैं ऐसा दिखता हूँ। गंभीरता से ले लेंगे तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है कि नहीं? या फिर ये आपने देखा होगा, कांच के गिलास में पेंसिल डाल के देखोगे तो कैसे लगेगी? टूटी हुई लगेगी आपको, है ना? लेकिन वो टूटी हुई है क्या? या फिर गर्मी के दिनों में दूर से क्या दिखता है? पानी दिखता है। होता है क्या पानी? हाँ, इल्यूजन है, मृत मरीचिका, है ना? तो इसका मतलब क्या है? देखने से जो हम है कई बार विश्वास नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हम इंद्रियों के माध्यम से देख के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो संपूर्ण तरीका नहीं है, क्योंकि कई बार हमें जो ज्ञान मिल रहा है उस पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं।
वैसे ही हमारे दूसरे इंद्रियां तो वो भी भ्रमित हो जाती है। जैसे हमारे कान है या हमारी जिह्वा है, वो भी ऐसे क्या हो जाता है, उसके अंदर देख के, सुन के, टच करके भी हम विश्वास नहीं करते हैं। प्रश्न है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, 4 दोष हैं। हर मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये दोष हैं, पहला है कि हमारी इंद्रियां हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं, मतलब वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा है हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, इट बिकम इल्यूजन। तीसरा है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, हमारे गलती करने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा है चीटिंग प्रोपेसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति। ये 4 प्रकार के दोष हमारे अंदर होते हैं, इनेबिलिटी, इंसैनिटी, एरर और चीटिंग। ये 4 दोषों के कारण क्या होता है, हम जो देख के भी चीजों पे विश्वास, सुन के भी विश्वास कई बार नहीं करते हैं। जैसे आंखें जो हैं, आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा 10th क्लास में, जैसे कि कुछ सीमित परिधि में ही देख पाते हैं ना। वॉयलेट, इंडिगो, ये विबग्योर जो है इसी रेंज में देख पाते हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक। किसी ने एक्सरे देखी है क्या? एक्सरे रेडिएशन देखती है क्या? देखी नहीं हमने, लेकिन होती है। अब जैसे ये मोबाइल कार्य कर रहा है, ये किस पे कार्य कर रहा है? ये भी रेडिएशन, ईएम वेव्स हैं, वो कुछ फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं। वो देखी है क्या हमने वेव्स कभी? लेकिन होती हैं, है कि नहीं? तो हमारी आंखों की क्या है, सीमा है, कुछ कलर देख पाती हैं, ना एक्सरे देख पा रही है, ना अल्ट्रा वायलेट देख पा रही है, ना इंफ्रारेड देख पा रहे हैं, ना अल्फा रेज, ना बीटा रेज, ना बहुत सारी चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारे देखने की क्या है, क्षमता सीमित है, त्रुटिपूर्ण इंद्रिय, इम्परफेक्ट सेंसेस। वैसे ही हमारे कान की सीमाएं हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। लेकिन कई बार जो है चमगादड़ होते हैं या डॉल्फिन होते हैं, वो हाई पिच फ्रिक्वेंसी सुन लेते हैं, या कुत्ते, वो भी कई बार सुन लेते हैं ऐसी आवाज जो हमें सुनाई नहीं देती। हमारे मंदिर में भी एक इंस्ट्रूमेंट लगाया था गोडाउन में, उसको चालू कर दो तो चूहे भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? बहुत हाई पिच फ्रीक्वेंसी पे वो आवाज करते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन चूहों को सुनाई देता है। और चूहों को लगता है अरे पता नहीं यहाँ तो क्या हो रहा है, भगदड़ मच गई है, जाओ यहाँ से। ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं। तो चूहों की अलग सीमा है सुनने की, लेकिन हमारी क्या है, सीमित सीमा है सुनने की भी। हाँ, आप में से कोई पढ़ेगा ये क्या लिख रहे हैं? हाँ, आपका शुभ नाम? गिरीश कुमार, प्लीज पढ़िए। हाँ, यहाँ पे एक वैज्ञानिक खड़ा है कि ठीक है हम छोटी वस्तुएं नहीं देख सकते तो क्या करूंगा, माइक्रोस्कोप यूज करूंगा। दूर की वस्तु नहीं देख सकते तो क्या यूज करूंगा, टेलीस्कोप यूज करूंगा, है ना? ठीक है, आप पढ़ेंगे तुषार? तुषार ब्रो, हाँ एक मिनट, तो नेक्स्ट आप प्लीज। हमें अपनी इंद्रियों से ही देखना होगा कि फोटो क्या दिखाता है। इसके अलावा हमारी इंद्रियों के बिना हम एक कैमरा नहीं संभाल सकते। भले ही हम यंत्र द्वारा प्रवर्तित परिष्कृत हो, ज्ञान हमारी अपूर्ण इंद्रियों से अधिक परिपूर्ण नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं टेलीस्कोप यूज करेंगे। मान लो आप दूर किसी तारों का फोटो खींच रहे हैं टेलीस्कोप के माध्यम से, तो देखेंगे कैसे उसको? आंखों से देखेंगे, दोष आ जाएगा कि नहीं? आंखों के अंदर तो दोष है, सीमा है उसकी। फिर बोल रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज करके फोटो खींच करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करेंगे? अपने सेंसेस को यूज करेंगे, फिर से इंद्रियों को, फिर से दोष आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप कितना भी एम्पलीफाई कर लो, कितना भी रिजोल्यूशन बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, फिर भी उसमें दोष तो रहने ही वाले हैं। कौन कह रहे हैं ये? नोबेल पुरस्कार विजेता, एक फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट हैं, यूजीन विग्नर। कि मतलब इंस्ट्रूमेंट से भी हमारा ज्ञान क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यूज करते समय और ऑब्जर्वेशन को देखते समय फिर से इसमें क्या आ जाएंगे, दोष आ जाएंगे।
तो ये पहला दोष था कि हम क्या हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां क्या है, त्रुटिपूर्ण है। दूसरा दोष है कि हम भ्रम, जैसे गुलाब जामुन खाया और फिर संतरा खाया तो कैसा लगेगा? हाँ, बहुत खट्टा लगेगा नहीं? और नींबू खा के संतरा खाएंगे तो कैसा लगेगा? बहुत मीठा लगेगा। संतरा बदल गया क्या? संतरे का टेस्ट बदल दिया हमने क्या? लेकिन हमारी जीवा क्या हो जा रही है? भ्रमित हो जा रही है। वैसे ही हॉट गीजर वाटर में पानी में हाथ डाला और फिर नॉर्मल पानी में हाथ डाला तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। और फ्रिज में चिल्ड वाटर में पहले हारे पानी में हाथ डाला और फिर नॉर्मल में डाला तो कैसा लगेगा? वो गर्म लगेगा। अब नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर बदल गया क्या? फिर वही पानी ठंडा लग रहा है एक बार में गर्म लग रहा है, क्यों? इसका मतलब हमारी इंद्रियां क्या हो जा रही हैं? भ्रमित हो जा रही हैं। तो अभी एक इंटरेस्टिंग स्लाइड आने वाला है। आपको प्रत्येक चित्र को देखना है और हर एक चित्र को देखने के कम से कम 2 दृष्टिकोण है ना? तो आपको बताना है कि आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है। हर एक पिक्चर को देखने के 2 दृष्टिकोण है। जैसे इसमें किस किस को बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है? इस फोटो में किसी को बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है? किस किस को दिखाई दे रही है? 1 2 3 4। अच्छा, किस किस को युवती दिखाई दे रही है? यंग वुमेन। 1 2 3 4 5 6 यंग वुमेन दिखाई दे रही है। किस किस को दोनों दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो ये है, देखिए आप इसमें यंग वुमेन किस किस को नहीं दिखाई दी? हाँ, तो यंग वुमेन जो है उसकी ये नाक है, यंग वुमेन की ये चिन है और उसके गले में ये स्कार्फ बंधा हुआ है। दिखा अभी यंग वुमेन? अभी भी है क्या किसी को यंग वुमेन दिखाई नहीं दी? युवती नहीं दिखाई दी? अभी भी सबको दिखाई दे रही है। और किस किस को ओल्ड वुमेन दिखाई नहीं दे रही? ओके, तो ओल्ड वुमेन की आंख है, ये उसकी नाक है, वो उसके लिप्स और ये उसकी चिन और ये व्हाइट कलर का स्कार्फ पहन कर रखा है। दिखाई दिया? रुद्र दिखाई दिया आपको? नहीं दिखाई दिया? ठीक है, आपको क्लास के बाद फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, इसमें किस किस को ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल है क्या वहां पे? नहीं है, वो तो हम केवल क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इमेजिनेटिव विजन। मान लीजिए एक साइंटिस्ट टेलीस्कोप से फोटो लिया और कुछ स्टार्स ऐसे अरेंज है और उसने इमेजिन कर दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है। हो सकता है कि नहीं? जैसे यहाँ पे फोटो देख के हम इमेजिन कर रहे हैं। इसमें कितने आदमी हैं इस पिक्चर में? किस किसको 5 दिखाई दे रहे हैं? 4 सबको 5 दिखाई दे। चलो अच्छा है, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन अच्छा है। अच्छा, ये पिक्चर मूविंग है कि स्टिल? हिल रही है कि स्थिर है? स्थिर है, मोशन कर रही है। यदि आप एक सिलेंडर को देखेंगे तो स्थिर है, अब नजर इधर उधर दौड़ाएंगे तो हिल रही। लेकिन ये एनिमेशन नहीं है, जिसने बनाया है वो स्थिर ही बनाया है, लेकिन हमारी आंखें क्या हो जा रही हैं? भ्रमित हो जा रही हैं। इसमें भी इसी तरीके से है। एक सर्कल को देखोगे तो क्या है? स्थिर है, इधर उधर देखोगे तो गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा कठिन है। इसमें जब बीच में ब्लैक डॉट दिख रहा है उस पे आपको फोकस करना है, आंखों को उस पे ध्यान से देखना होगा और फिर सर को ब्लैक डॉट के पास ले जाइए और दूर ले जाइए। ब्लैक डॉट के फोकस करके सर को पास ले जाइए, दूर ले जाइए। सर्कल घूम रहे हैं, उल्टे सीधे घूम रहे हैं कि नहीं?
ये सर्कल घूम रहे हैं क्या? ये तो स्थिर है, लेकिन हमारी आंखें क्या हो रही है, घूम जा रही भ्रमित हो जा रही। तो कहने का उद्देश्य क्या है, हमारी आंखें भी भ्रमित हो जा रही हैं। हमने देखा स्किन भ्रमित हो जा रही है और जीवा भ्रमित हो जा रही है, आंखें भी भ्रमित हो जा रही हैं। तीसरा दोष है गलती करना, है ना। भ्रमित हो जाते हैं तो गलती कर बैठते हैं हम। तो जैसे अंधेरे में हम जा रहे थे और रस्सी पे पैर रख दिया तो हमें लगा अरे सांप है, डर गए है कि नहीं। और घर पहुंचे, बाथरूम के अंदर गए, लाइट गई हुई थी और वहां पे रस्सी जैसा हमें दिखा और उसको पकड़ने लगे और पता बड़ा सांप था गलतियां हो जाती है कि नहीं, है कि नहीं। तो वैसे ही साइंस में भी गलतियां होती हैं। साइंस में क्या बोलते थे, जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन, वो क्या है, रक्त को ठंडा करने वाला अंग माना जाता है। जैसे कार में रेडिएटर होता है कि नहीं, कार को ठंडा रखता है, वैसे पहले साइंस क्या मानती थी, मेडिकल साइंस, कि ब्रेन का क्या काम है, खून को ठंडा रखना, रेडिएटर की तरह। सही है क्या ये? खाली उसका काम ये नहीं है, वो तो सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है ब्रेन, सारे काम उसी से ही हो रहे हैं हमारे शरीर में। वैसे ही मानव शरीर में एक मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी नाम की, जिसको ये क्या कहते थे, ये बेकार है ना, इसको वेस्टिजियल टिश्यू कहते थे। वो बेकार ऊतक, वेस्टिजियल टिश्यू क्या होता है, जैसे अक्ल दाढ़ होती है ना, काम की नहीं है, शरीर में है, निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं डेंटिस्ट। वैसे ही ये ब्रेन में भी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते थे, बेकार है, इसको हटा देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या पता पड़ा उनको कि हम जो भी इमोशंस फील करते हैं, दोस्त से मिलकर फ्रेंडशिप, या बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत मायूस हो जाते हैं, वो इस ग्लैंड के थोड़ा सा केमिकल सिक्रीशन होते हैं, हार्मोन्स, और ये सब इमोशंस होते हैं। अब मान लीजिए कोई हटा देता है इसको वेस्टीज समझ के, तो क्या हो जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से विज्ञान में भी गलतियां होती हैं। यहाँ और उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे गलतियां करते हैं साइंस में। फिर चौथा तरीका जो दोष है वो क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति। जैसे कोई गलती हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ छुपाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, है कि नहीं। जैसे घर में आपको पिताजी ने बोला बेटा एक गिलास पानी भर के लाना, आप कांच के गिलास में पानी भर के ला रहे थे तो हाथ से छूट गया और कांच टूट गया। पिताजी रूम से बोलते हैं क्या हुआ बेटा, तो कुछ नहीं पिताजी, हवा चल रही थी, खिड़कियां टकरा गई ऐसा बोलते हैं क्यों बोल रहे हैं ऐसा, छुपाना चाहते हैं हमें ना, गलतियों को हम दिखाना नहीं चाहते। वैसे ही साइंस में भी होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है पिल्ट डाउन मैन। तो ये क्या बोलते हैं कि डार्विन जैसे बोलते हैं कि मनुष्य कहां से आया, बंदर से आया। सुना है आपने, आप में से किस किस ने सुना है कि डार्विन थ्योरी जो बोलते हैं कि मनुष्य कहां से आया है, बंदर से आया है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे बंदर क्या है, पेड़ से नीचे उतरा, फिर धीरे धीरे सीधे होने लगा, 4 हाथ से 2 हाथ से चलने लगा, फिर धीरे धीरे उसका पूंछ गायब हो गई, फिर धीरे धीरे उसके बाल कम होते गए और फिर अभी जैसा मनुष्य दिख रहा है, इस तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ। सुना है आप सबने, ये है ना। तो इस थ्योरी के अनुसार यदि ऐसा हुआ है कि मनुष्य बंदर से आया है, तो बीच में क्या मिलना चाहिए, कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए, कुछ ऐसी हड्डियां, अवशेष मिलने चाहिए जिसमें आधा मानव हो और आधा बंदर का हड्डी हो, या 80% मानव बन गया और 20% ही बंदर बचा, या 20% जो है बंदर है और 80% मनुष्य। इस तरीके से कुछ मिलना चाहिए अवशेष। समझ पा रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक किसको बोलते हैं, ऐसे फॉसिल्स मिलने चाहिए। तो ऐसा ही एक फॉसिल जो है मिला था 1912 में। ऐसा एक फॉसिल, एक अवशेष मिला था जिसमें जो खोपड़ी थी वो मनुष्य की थी और नीचे का जबड़ा किसका था, बंदर का था। और बोलेगा मिल गया, कनेक्टिंग लिंक मिल गया। डार्विन की थ्योरी क्या है,
सत्य है कि मनुष्य आया है बंदर से। 1993 में कुछ वैज्ञानिकों ने उस हड्डी को निकाला म्यूजियम से उस पर रिसर्च करने के लिए। तो क्या पता पड़ा, ठीक है, ऊपर का खोपड़ी तो मनुष्य का है और नीचे का जबड़ा है वो क्या है, बंदर का है, लेकिन वो एक ही जीव के नहीं है। क्या किया है, बंदर का जबड़ा लिया है, उसको फाइल किया है, घिस के मनुष्य के जबड़े में क्या कर दिया है, फिट कर दिया है। क्यों फिट कर दिया है? डार्विन की थ्योरी प्रूव करनी है भाई कि मनुष्य बंदर से आया है। ऐसा कुछ प्रूफ मिला नहीं, केवल डार्विन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए क्या कर दिया, बना दिया। ऐसा धोखा देना हुआ कि नहीं है? हमने भी किया होगा, स्कूल में करते हैं कि नहीं चीटिंग या फिर फिजिक्स लैब में जाते हैं, ओम्स लॉ पढ़ा है आपने, 10वीं कक्षा में आता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। हमारे बिंदु आते हैं, एक यहाँ एक वहां एक यहाँ, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले बिंदु को मिटा के और सीधी लाइन बना देते हैं। बोले कि मेरी तो, लेकिन साइंस का मतलब क्या है, जो भी लिखा हुआ है उसको हम प्रूफ करना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, ऐसा जिगजैग आ रहा है। लेकिन हम बोलेंगे तो हम क्या ओम से भी बड़े हो गए क्या? वो बोल रहा है सीधी लाइन होना चाहिए तो बनाओ सीधी, लेकिन नहीं तो ये क्या, धोखा देने की प्रवृत्ति। तो ऐसे कई सारे जो है उन्होंने मिसिंग लिंक्स, लापता कड़ी जो है, झूठे सबूत ऐसे पेश किए डार्विन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अवशेष उन्होंने प्रूव किए। तो ये एक वीडियो है, अभी हम इसको प्ले नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, एक फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके एक पुस्तक है, जिसमें ऐसे बहुत सारे जो है सबूत जो है संकलित किए गए, कंपाइल किए गए हैं, जो डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट बताते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम सबके अंदर ये 4 दोष है। कौन कौन से? पहला त्रुटिपूर्ण है, दूसरा भ्रमित हो जाते हैं, तीसरा गलतियां करते हैं, और चौथा धोखा देने की प्रवृत्ति, जिसके कारण हम बोलते हैं कि हम देखेंगे तो ही विश्वास करेंगे। इस बात पे हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारे इंद्रियां क्या है, ये 4 दोष हैं, इसलिए हमें देख के पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता, है ना। कई बार हम देख के भी विश्वास, जैसे सूर्य दूर से कैसा दिख रहा है, एक छोटी सी डिस्क के आकार दिख रहा है, इतना छोटा है क्या, पृथ्वी कई हजारों करोड़ों पृथ्वी आ जाए, इतना बड़ा है वो, तो देख के भी हम विश्वास नहीं करते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का तरीका सही नहीं है, इससे हमें पूर्ण ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी। तो फिर दूसरा तरीका देखते हैं, वो क्या है, अनुमान प्रमाण, गैस वर्क, है ना, अवलोकन पर आधारित सिद्धांत। हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, कुछ थ्योरीज बनाते हैं, है ना। जैसे बाजू के रूम से कुछ आवाजें आने लगी, 2-4 लोगों के लड़ने की आवाज आ रही है ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे लगता है शायद झगड़ा हो गया इन लोगों के बीच में, है ना। कोई दूसरा बोल सकता है, अरे नहीं, हो सकता है ड्रामा का रिहर्सल कर रहे होंगे। फिर वहां जाके देखे तो स्पीकर पे कुछ मूवी चल रही थी, इसलिए आवाज आ रही थी लड़ने की, मूवी में लड़ रहे थे वो लोग। समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि उस रूम में क्या हो रहा होगा, आवाज आ रही है झगड़े की, शायद ऐसा हो रहा होगा या शायद वैसा हो रहा होगा। तो ये क्या है, एक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है ना। विज्ञान में इसी तरीके से होता है, अनुमान लगाते हैं। जैसे डार्विन जो है, उन्होंने बताया कि वेल जो है वो कैसे आई। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? यस। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिना अटकलों के कोई इच्छा और अवलोकन नहीं होता। 5
साल के एग्जाम के बाद मैंने उनको इस विषय पर अनुमान लगाने की अनुमति दी और कुछ छोटे नोट्स तैयार किए। इन्हें मैंने 1844 में एक स्केच में विस्तृत किया। निष्कर्ष संभवित लग रहे हैं। तो इनकी जो ओरिजिनल बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की, मनुष्य जीवन कैसे आया, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने क्या किया, संभावित मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा होगा और मैंने इस तरीके से ये कुछ ऑब्जर्वेशन लिए 5 साल और उसके अनुसार मैंने ये बताया कि संभवतः ये सारी स्पीशीज इस तरीके से आई होंगी। लेकिन रिकॉर्ड्स क्या बता रहे हैं, जस्ट अपोजिट है ना। यदि मनुष्य बंदर से आया होता तो जैसे जैसे पृथ्वी में हम नीचे खोदते जाते अवशेषों को तो क्या मिलते, केवल बंदर के ही अवशेष मिलते, मनुष्य के अवशेष नहीं मिलते। लेकिन चट्टानों के जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड क्या बता रहे हैं, मनुष्य और वानर एक साथ लाखों साल पहले भी मौजूद थे। जैसे यहाँ पे 2 मिलियन 20 लाख पहले जो अवशेष होते हैं उसकी कार्बन डेटिंग करके बताते हैं कि ये कितना पुराना है। तो 20 लाख पहले भी ऐसे अवशेष मिले, बंदर के भी और मनुष्य के भी, मतलब दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करते थे। तो इसका मतलब उनका अनुमान क्या है, गलत है। तो इसी तरीके से कई सारे उन्होंने फनी जो है ऐसे गैस वर्क की है ना। जैसे भालू विशाल व्हेल में कैसे विकसित हुआ, तो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में, बहुत फनी है, किसने सुना होगा तो वो हंसेगा, कि नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ कि भालू थे काले, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था भूमि पे, तो वो क्या हो गए, पानी में उतर गए, खाने की तलाश में पानी में उतर गए और मुंह खोल के तैरने लगे। तैरते 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 कुछ मक्खी मच्छर कुछ छोटी छोटी मछलियां उनके मुख में प्रवेश करने लगी, तो उस तरीके से उनको आहार मिलने लगा और इसे तैरते गए तैरते गए तैरते गए तैरते गए और एक दिन भालू बन गया, व्हेल बन गया। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुनने में कैसा लग रहा है, कार्टून नेटवर्क से स्टोरी लिखा गया है कि नहीं? लेकिन उन्होंने रिसर्च वर्क में अपना लिखा है कि मनुष्य भालू कैसे आया इससे, बियर से, भालू से व्हेल कैसे आई, इस तरीके से आई। सुनने में कैसा लग रहा है, विश्वास हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि एक स्पीकर रखा था और यहाँ पढ़ा रहा पढ़ा रहा पढ़ा रहा पढ़ा रहा पढ़ा रहा और एक दिन लैपटॉप बन गया। सुनने में ऐसा ही लग, इनकी स्टोरी भी वैसी ही है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे उनकी पुस्तक जिराफ के बारे में भी ऐसे ही बहुत फनी स्टोरी उन्होंने लिखी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि डार्विन ने क्या किया, एक अनुमान लगाया कि मनुष्य कैसे आया होगा या दूसरे स्पीशीज कैसे आई होगी, लेकिन अनुमान सही है कि नहीं हम कभी निश्चित रूप से नहीं बता सकते। जैसे ये काला डब्बा रखा है, वो क्या कार्य कर रहा है हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, या बाजू वाले रूम में आवाजें क्यों आ रही हैं वो हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो शायद अब जो हमने अनुमान लगाया वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि नहीं? तो गलतियां भी हो सकती हैं उसमें। तो कोई पूछ सकता है तो समस्या क्या है, रिसर्च करेंगे, रिसर्च करते 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 एक दिन हमें परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगी ना। साइंस तो ऐसे ही काम करता है, रिसर्च करो, रिसर्च करने से हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ये प्रोजेक्टर है, माइक्रोफोन है या एरोप्लेन है, तो समस्या क्या है, रिसर्च करते जाएंगे। अनुमान प्रमाण किस पे कार्य करता है, रिसर्च करो और नॉलेज एक्वायर करो और उसको यूज करो। तो इसमें समस्या क्या है? तो समस्या बताई गई यहाँ पे, जैसे हमने रिसर्च करके क्या निकाला, गेमिंग गैजेट्स लेकर आए, और लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या हो गए, कई गुना तेजी से बढ़ने लगे। क्या दुष्परिणाम हो गए? जो व्यक्ति ज्यादा गेमिंग में इन्वॉल्व हो गए उसको स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया होने लग गई, अनिद्रा की बीमारी आ गई।
और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, फिर अवसाद, डिप्रेशन, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सुनने की क्षमता कम हो गई, मोटापा, क्योंकि अब तो मोबाइल पे ही खेलना है, बाहर जाके तो खेलना ही नहीं है, तो एक्सरसाइज नहीं, रिश्तों का बिगड़ना, पूरा टाइम मोबाइल में ही दे रहे हैं। तो ये क्या है, हमने शोध तो किया, गेमिंग एजेंट्स निकाले, फिर उसके दुष्परिणाम भी हम क्या है भोग रहे हैं। जैसे सिलिकॉन वैली में ये थेरानोस लैब्स में एक ये वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि हम एक ब्लड के ड्रॉप से 240 से भी अधिक टेस्ट कर लेंगे, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था 2003 में, और उन्होंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया। लेकिन बाद में क्या पता पड़ा, इनके टेस्ट के कई बार रिजल्ट गलत आते थे और कई लोगों की जानें चली गई, इससे जान पे खतरा बन गया। और प्रयोगशाला में कई बार एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, उससे भी कई लोग घायल हुए, और उनके ऊपर धोखाधड़ी का बाद में खुलासा हुआ। नहीं तो रिसर्च करके हम फाइंड आउट किए, फिर हमें दुष्परिणाम मिले। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण है कि बुबोनिक प्लेग, तो प्लेग जो है सबसे पहले कहाँ आया था, यूरोपियन कंट्रीज में आया था। तो पहले पता ही नहीं था प्लेग आता कैसे है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, रिसर्च किया कि प्लेग क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों की जाने जा रही थी, मर रहे थे लोग। तो रिसर्च करके क्या पता पड़ा कि प्लेग का कारण क्या है, बिल्लियां हैं। तो क्या किया, जैसे अभी कुछ समय पहले चिकन फ्लू, बर्ड फ्लू आया था, तो क्या किया था उस समय मालूम है आपको, सारी मुर्गियों को पकड़ पकड़ के मार करके सारी डेड बॉडीज को समुद्र में उन्होंने फेंक दिया था। वैसे ही उस समय पता पड़ा था कि बिल्लियां कारण है, तो क्या किया, सारी बिल्लियों को पकड़ा और मार मार के उनको खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी देखें कि अरे प्लेग तो बढ़ रहा है, अभी भी और तेजी से बढ़ रहा है। तो साइंटिस्ट लोग और रिसर्च करने लगे कि क्या है, ऐसा क्यों बढ़ रहा है। रिसर्च करने से क्या पता पड़ा कि कारण क्या है प्लेग का, चूहे कारण है, बिल्लियां नहीं है। पहले तो क्या थे, चूहे जो हैं बिल्लियों के डर से बिल में रहते थे, अब बिल्लियां मार दी तो चूहे क्या हैं, स्वतंत्र होके घूम रहे हैं और बहुत अच्छे से वो क्या है, डेंगू फैला रहे हैं। तो एक गलती से, गलत रिसर्च से क्या हुआ, कई लाखों लोगों की जान चली गई उस प्लेग में, समझ रहे हैं, एक गलती की और इसका इतना बड़ा परिणाम। तो इसलिए क्या होता है, अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक चीज होती है कि नहीं। आप अपने जीवन से बता सकते हैं, कुछ विचार करके, कि ऐसे कौन से मॉडर्न साइंस ने कुछ रिसर्च किया वो हमें बैकफायर कर दिया, ऐसा कुछ शोध हमने किया है, जिसे मैंने 3 उदाहरण बताए आपको, और कुछ ऐसा। हाँ सॉरी, एआई, उससे क्या दुष्परिणाम हो रहा है। जो फिजिकल वर्क करने वाले थे, हाँ उसकी जगह जो रोबोट बेस्ड वर्क हो, इससे वो भी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है। ओके, मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी कम हो रही, बहुत अच्छा। और कोई उदाहरण जिससे हमने टेक्नोलॉजी बनाई शोध करके और हमें ही बैकफायर करने लगी। जैसे दवाइयाँ, क्या होता है दवाइयों से, साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा। हाँ व्हीकल से क्या होता है, हाँ हमने इंटरनल कंबशन इंजन बनाया, अरे घोड़े को लेके घोड़ा तो जगह जगह विष्ठा त्यागता रहता है, हम कार बनाएंगे, है ना, पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगी। लेकिन अब क्या है, सांस में ही 2-3 सिगरेट चले जा रहे हैं है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, रासायनिक दवाइयाँ। हाँ आप बोल रहे थे कुछ, हाँ मोबाइल, रेडिएशन,
फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इतने जा रहे हैं बॉडी में, सबका हेल्थ खराब हो रहा है, कैंसर्स है ना। जैसे पंजाब को कैंसर स्टेट, वहां सबसे ज्यादा खेती होती है फर्टिलाइजर को और इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं। तो इस तरीके से हम अगर अनुमान प्रमाण पे कार्य करेंगे और रिसर्च करके नॉलेज लेंगे तो हमारा ज्ञान क्या होगा, अधूरा होगा, और उसमें हमेशा क्या रहेगा, रिस्क बना रहेगा उसके दुष्परिणाम का। तो हमें पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, राइट, तभी हम जो है प्रसन्न रह सकते हैं। जो की टू हैप्पीनेस है वो क्या है कि अगर हमें पूर्ण ज्ञान मिल जाए तो, है ना। जैसे यहाँ पे इससे क्या सीखने को मिलता है हमें? हाँ हाँ, अधूरा ज्ञान खतरनाक। बिना ज्ञान के अगर छेड़छाड़ करेंगे मशीन से तो क्या होगा, तो अब प्रश्न उठता है कि इतना सारा बड़ा विश्व है, ब्रह्मांड है, इसके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान कहां से मिलेगा? वेयर इज द मैन्युअल फॉर लाइफ, जिसमें बताया गया हो कि हमें क्या नियमावली पालन करना चाहिए जिससे संसार में हम सुखी रह सकें। अगर वो उस नियमावली को जाने बिना ही हम ऑपरेट करने लग गए संसार में तो क्या होगा, इस भालू जैसा ही हाल होगा हमारा, है कि नहीं। तो ये दो दोस्त आपस में चर्चा कर रहे कि देखो मेरे प्रिय मित्र, कैसे चार दोष हमें सत्य के प्रति अंधा रखते हैं। तो वो उत्तर दे रहे हैं कि क्या पूर्ण सत्य को जानने के लिए प्रत्यक्ष या अनुमान के अलावा और कोई रास्ता है, नहीं है, जो सभी खतरों से मुक्त हो। समझ में आया? प्रत्यक्ष से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इसमें क्या है, दोष रहेंगे, चार हमारे अंदर त्रुटियां हैं, है ना। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम भ्रमित हो जाते हैं, गलतियां करते हैं और धोखा देते हैं। और फिर अनुमान भी क्या है, उसमें भी रिस्क है हमेशा कि हमारा रिसर्च जो है, हम कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता है कि दिस इज फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं। दूसरा साइंटिस्ट आता है, पिछले वाली थ्योरी को रिजेक्ट करके दूसरी थ्योरी देता है। इसलिए किताबों के एडिशंस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते हैं। ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट मेडिकल जर्नल आया है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, ये वाला 3G 4G 5G ऐसे क्या है, हमेशा रिसर्च। कभी नहीं कह सकते कि ये पूर्ण ज्ञान है कि नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि पूर्ण ज्ञान मिलेगा कैसे। तो इसके लिए हम आ रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के तीसरे तरीके। वो क्या है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब सुन के ज्ञान ग्रहण करना। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि माता से बच्चा सुन के क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। या रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन से प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है कि इतने इतने टाइम पे होता है, हम उस पर विश्वास करके हमें पता पड़ जाता है, नॉलेज मिल जाता है, न्यूज मिल जाती है, राइट। उसमें कई बार दोष होता है, लेकिन माता जैसे उससे सुनते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। तो शब्द प्रमाण मतलब किसी प्रामाणिक अधिकारी से सुनना। तो जैसे
भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैंने ये, चलिए पहले आपसे इस श्लोक का अर्थ बताने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि हमने देखा कि प्रत्यक्ष में 4 दोष हैं और अनुमान से भी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो पूर्ण ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? क्या सोर्स, क्या होना चाहिए जिससे हमें पूर्ण ज्ञान मिल पाए? हाँ, ओके, समझ में आया क्या बोल रहे? मैंने बताया कि हम सबके अंदर, हम सभी मनुष्य के अंदर क्या है? 4 दोष हैं। तो हमें अगर पूर्ण ज्ञान चाहिए तो क्या होना चाहिए? किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना होगा जिसके अंदर ये 4 दोष ना हो। ऐसा कौन है? भगवान ही है ऐसे जिसके अंदर ये 4 दोष नहीं होते हैं। तो यदि हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए तो क्या करना होगा? डायरेक्ट भगवान से ग्रहण करना होगा। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मन इक्ष्वाकु को दिया था। इस तरीके से एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है और इस तरीके से ये ज्ञान लोगों ने स्वीकार किया। समझ में आया? तो ये तरीका है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का कि किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर लो जिसके अंदर ये 4 दोष नहीं है, जो अनुमान नहीं लगा रहा है, जिसको एग्जैक्टली पता है। तो ये सृष्टि बनाई किसने है? भगवान ने बनाया। हमने पहले ही चर्चा की कोई ना कोई तो बनाने वाला होना चाहिए, इट कैन नॉट बी ऑटोमेटिक। हमने आइजैक न्यूटन की स्टोरी देखी। अब किसी ने बनाया है तो उसको पता है क्यों बनाया है। वो मैनुअल दे सकता है कि भैया इसको ऐसे ऑपरेट करना, ऐसा किया तो उंगली कट जाएगी, ऐसा किया तो सेफ रहोगे, है कि नहीं? तो भगवान से ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। यही क्या है? शब्द प्रमाण। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, जैसे किसी बच्चे को जानना है कि उसके पिताजी कौन है, तो कैसे जान सकता है वो? हाँ, माँ को पूछ के। लेकिन ये बच्चा क्या है, थोड़ा एडवांस है। वो क्या बोलता है? हाँ, हम आपके जीन की जांच करेंगे, साइंटिस्ट बोल रहे हैं उसको, और आपको बताएंगे कि आपके पिताजी कौन है। अब जैसे 5 साल का बच्चा है तो डीएनए जांच करनी है, मतलब इसकी उम्र से 20 साल बड़े, 25 वर्ष के जितने भी संसार में पुरुष हैं उसका क्या करो, पहले डीएनए सैंपल लेना पड़ेगा। फिर इसके डीएनए सैंपल से क्या करना पड़ेगा? मैच करके देखना पड़ेगा कि भाई मैच हो रहा है कि नहीं, तब पता पड़ेगा कि संभावित पिता कौन है। तो ऐसा ही किया इस साइंटिस्ट ने। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जेनेटिक फिंगरप्रिंट में 200 पुरुषों की पहचान करने में 800 साल लगते हैं, जिनमें से आपके पिता होने की, एक के आपके पिता होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारी संख्या है ना। तो सारे लोग पुरुष आपसे 20 वर्ष ऊपर के सारे पुरुषों का सैंपल लेके अगर टेस्ट करेंगे तो 800 वर्ष तक अगर टेस्ट किया तो ऐसे 200 संभावित पिता मिलेंगे, जिसमें से एक वास्तविकता में आपका पिता होगा। ये एक तरीका है पता करने का कि मेरे पिताजी कौन है। मैं खुद रिसर्च करके पता करूंगा। साइंस का मतलब यही होता है कि आई विल डू रिसर्च एंड फाइंड आउट द ट्रुथ। साइंस का यही कार्य है। तो इसको बोलते हैं आगमनात्मक ज्ञान, है ना, डिसेंडिंग नॉलेज, है ना, जो है अवरोह, टॉप डाउन, सॉरी बॉटम अप, कि हम खुद करेंगे रिसर्च और पता करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है पता करने का, पिताजी कौन है? हाँ, जैसे प्रभु जी ने बताया, क्या करो, माता जी से पूछ लो पिताजी कौन है। कितने साल लगेंगे पता करने में? 800 साल लगेंगे क्या? तुरंत। और एक्यूरेसी कितनी है?
100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि 200 लॉट में से कोई एक पिताजी को बताएंगे माता है कि नहीं। तो ये क्या है, दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, है ना, हियरिंग फ्रॉम द अथॉरिटी। जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान सुन के हमने प्राप्त कर लिया, है ना। तो वैसे ही वेद हमारी माता है और भगवान क्या है, परम पिता। और वेद हमें क्या देते हैं, जीके। जीके मतलब जनरल नॉलेज नहीं, गॉड नॉलेज, कि परम पिता कौन है उसके बारे में हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences, such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself, its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters the drinking glass, so we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which